अच्छा भाई, कल जो है हमने वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। बेटा बोर्ड पे देख लो। और हमने काफी सारे 4 फॉर्मूले पढ़े थे पावर के, ठीक है। और हमने ये भी बात समझी थी कि पावर होता क्या है। पावर होता है किस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है या कन्वर्ट हो रही है। हर सेकंड में कितने जूल्स कंज्यूम हो रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड पावर, राइट। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं कि दो बच्चे जिम गए, दोनों ने अलग अलग वेट्स लिफ्ट किए, सो बोथ ऑफ देम डिड सम वर्क। एक बच्चे ने ज्यादा वेट लिफ्ट किया, ज्यादा जूल्स का वर्क किया, ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट की केमिकल से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में। एक बच्चे ने कम वर्क किया। तो मैं पूछता हूँ, बताओ हु इज मोर पावरफुल। अभी आई डू नॉट हैव टाइम, वरना मैं वो करवाता। तो आई आस्क्ड हिम हु इज मोर पावरफुल। तो ज्यादातर बच्चे बोलते हैं जिस द गाय हु डिड मोर वर्क, who converted more energy is more powerful. But that's not a complete answer. Why? Because power also depends on time. Power also depends on how much energy is converted in how many seconds. So your next question should be, sir, आप टाइम तो बताएं, दोनों बच्चों ने जो काम किया वो कितनी कितनी देर में किया। So let's say एक बच्चे ने 100 जूल्स का वर्क किया और एक बच्चे ने सिर्फ 50 जूल्स का वर्क किया। बट इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल मी who was more powerful? पावर किसकी ज्यादा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी, सर इसको कितनी देर लगी, इसको कितनी देर लगी। तो कहोगे यार इसने तो एक सेकंड में 50 जूल्स का वेट लिफ्ट कर लिया, 50 जूल्स का वर्क कर लिया, 50 जूल्स की एनर्जी कन्वर्ट। और इसको 4 सेकंड लगे थे उठा, भले से अच्छा खासा वेट लिफ्ट किया, काफी एनर्जी कन्वर्ट की केमिकल से जीपी में, बट ही टुक वे मोर टाइम। तो अगर इसका कैलकुलेट करें रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, एक सेकंड में इसने कितना कन्वर्ट किया, तो क्या आंसर आएगा इसका? Huh? What is 100 over 4? 25 joules per second, which is, and what is joules per second called? Watts. So this guy has a power of 25 watts, and this guy has a power of 50 watts. Who is more powerful? The guy who did less work is more powerful. इस क्वेश्चन से थोड़ी क्लैरिटी होती है, पावर और एनर्जी की फर्क समझ में आता है। दे आर नॉट द सेम। पावर इज एक सेकंड में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? गुड। तो यार इलेक्ट्रिकल पावर भी कुछ यही है। तो व्हेन आई से ये एसी है, लेट्स से ये 1.5 टन का एसी है, 1.5 टन, तो इसका मतलब होता है इसकी जो पावर है वो अराउंड 1500 वॉट्स है। कितनी है इस एसी की पावर? 15। 1.5 टन का एसी इज नॉर्मली 1500 वॉट्स पावर। व्हाट डज दैट मीन? कौन इंटरप्रेट करने वाले? वॉट मीन्स जूल्स पर सेकेंड। यस और नो? वॉट का क्या मतलब होता है? जूल्स पर। तो ये एसी क्या करता होगा हर एक सेकंड में? बताओ, अंशल बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, ये एसी 1500 वॉट है अगर, तो इसके इंटरप्रिटेशन बताओ। ये एसी हर एक सेकंड में क्या करता है? व्हाट डज दिस एसी डू? एनर्जी कन्वर्ट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म, व्हाटएवर द अदर फॉर्म्स दिस एसी है, ठीक है। इसी तरह एक बल्ब है, 100 वॉट का बल्ब है, उसका क्या मतलब है? हर सेकंड में 100 जूल एनर्जी कन्वर्ट करता है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू लाइट एंड हीट। मेक सेंस? तो जितने ज्यादा पावर का अप्लायंस होगा वो उतनी ज्यादा एनर्जी खर्च करेगा। यस और नो? तो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ज्यादा कन्वर्ट करेगा। इसलिए जो ज्यादा हैवी अप्लायंसेस हैं वो बहुत ज्यादा पावर के होते हैं और उनसे बिजली का कंजम्पशन बहुत बढ़ती है। जितनी ज्यादा पावर की चीज होगी उतनी कंजम्पशन ज्यादा है, बिकॉज वो हर सेकंड में ज्यादा एनर्जी कन्वर्ट करे। ओके, सो डू वी रिमेंबर दिस फॉर्मूला? एनर्जी ओवर टाइम, आई वी रिमेंबर ये फॉर्मूला कहाँ से बना था? वोल्टेज का डेरिवेशन थी, बट नाउ वी विल जस्ट मेमोराइज। आफ्टर जब हमने ये फॉर्मूला लिख लिए, मैं एक की पॉइंट लिखवाता हूँ या नोट लिखवाता हूँ। व्हाट इज द नोट? अच्छा, बाय द वे, ये चैप्टर बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल चैप्टर। इंशाल्लाह होपफुली मैं आज की क्लास में करवा पाऊँ, पता नहीं, देखो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि जब भी इसमें और इसमें ये फॉर्मूला यूज करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना। ये दो फॉर्मूले यूज करते वक्त किस चीज का ख्याल रखना? एक चीज का ख्याल रखना। क्या है वो ख्याल? यहाँ पे लिख लेता हूँ, नोट। व्हाट इज दैट नोट? प्लीज राइट इट डाउन। वी मीन्स potential difference
across the component whose power is being calculated. जब भी आप पावर का वो फॉर्मूला यूज करो जिसमें वोल्टेज आ रहा है, तो वो वोल्टेज किसका वोल्टेज होगा? उस कंपोनेंट का वोल्टेज या उस कंपोनेंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या मतलब है? अभी एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा था। ठीक है, चलो। सो नाउ मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस क्वेश्चन को हम इन सब फॉर्मूला से ट्राई करेंगे। से वी ट्राई दिस क्वेश्चन यूजिंग ऑल फॉर्मूला। तो ये चेक करो, ये बल्ब है, ये फिक्स रेजिस्टर है, सही है? अच्छा, बैटरी की सेल की वोल्टेज है लेट्स से 30 वोल्ट्स, ओके, और इसकी रेजिस्टेंस है कोई 2 ओम्स और करंट जा रहा है 5 एम्पियर्स। ठीक है, दैट्स द क्वेश्चन। 30 वोल्ट सेल, a bulb and a fixed resistor. Fixed resistor की रेजिस्टेंस दी हुई है। Now the question is calculate the power of the bulb. Calculate the power of the bulb. हमें बल्ब की पावर फाइंड करनी है, बल्ब की इस वक्त क्या पावर। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? वी हैव हाउ मेनी फॉर्मूला? 1 2 3 एंड 4। 1 को अभी मैं यूज नहीं करूंगा बिकॉज वी आर नॉट गिवन एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टाइम। क्या टाइम की कोई इंफॉर्मेशन है, कितनी देर के लिए स्विच ऑन है एक्सेट्रा? नहीं, एनर्जी भी नहीं पता। तो 1 छोड़ के आई विल फाइंड पावर ऑफ द बल्ब यूजिंग फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4। ठीक है, बट फर्स्ट चलो तो किसी से भी कर लो। लेट्स ट्राई इट यूजिंग विद फॉर्मूला 2। डू वी नो द करंट दैट इज गोइंग इन बल्ब? या बताओ, डू वी नो द करंट दैट्स गोइंग इन द बल्ब? व्हाट इज दैट? हाउ मच इज दैट करंट? 5 एम्पियर्स, करेक्ट। डू वी नो द वोल्टेज? यस, व्हाट इज दैट वोल्टेज? सॉरी, थोड़ा सा लाउडर बोलो। 30, ओके। मारियो, डू यू अग्री? ओके, मारियो अग्रीज। अंशल, डू यू आल्सो अग्री? नो। जी आप अमर, do you agree that we'll use formula number 2? Current we will use as 5 amperes and voltage they are saying we will use as 30 volts. Yes or no? Yes. Now that's a mistake. That's a problem that most students do. क्या करते हैं? फॉर्मूला यूज करेंगे पावर का, करंट इनटू वोल्टेज। करंट ले लिया 5 एम्पियर्स, वोल्टेज जो नजर आया, अच्छा सेल पे ये रहा 30 डाल दिया, जो पहले नजर आ गया वो पुट कर दिया। ये स्ट्रैटेजी बहुत बेकार स्ट्रैटेजी। ठीक है, सही तरीका क्या है? मैंने आपको भी नोट लिखवाया था, ये जरा पढ़ो नोट क्या है। Whenever you are using a formula of power which involves V, V का क्या मतलब है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंपोनेंट जिसकी हमें पावर चाहिए। तो मैंने बल्ब की पावर फाइंड करने को बोला है, तो सिर्फ वोल्टेज किसकी पता होनी चाहिए? बल्ब की। राइट और रॉन्ग? ये जो वोल्टेज है ये बल्ब की है या पूरे सर्किट की है? हाँ, अगर रेजिस्टर नहीं होता, सिर्फ बल्ब होता, तो ये पूरा का पूरा 30 वोल्ट किसको मिल रहा होता? बल्ब को। देन यू कुड हैव यूज्ड 30। बट राइट नाउ दिस 30 वोल्ट्स वी नो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सीरीज में वोल्टेज क्या होता है? शेयर होता है, डिवाइड होता है। So out of this 30, bulb is not getting 30, it must be getting some portion of that 30. We need to find that out. समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? If you want to use this formula, you should know the voltage, the potential difference across the bulb only, क्योंकि हम बल्ब की पावर फाइंड। अब बहुत तरीके से क्या करो, रेजिस्टर की वोल्टेज फाइंड करो और 30 में से वोल्टेज माइनस कर देना V2, तो आपके पास बल्ब की वोल्टेज आ जाएगी। यस और नो? सीरीज सर्किट क्वेश्चन।
तो जरा मुझे बताओ रेजिस्टर को करंट 5 एम्पीयर मिल रहा है, यस और नो? क्योंकि सीरीज में लगे हुए करंट सेम रहता है। तो लेट्स फाइंड आउट V2 फर्स्ट। V2 क्या होगा? 5 into 2 करंट दैट्स गोइंग, IR यूज किया है बेसिकली मैंने, I2 R2। तो करंट जो जा रहा है रेजिस्टर में वो है 5, रेजिस्टेंस है 2, कितने वोल्ट हो गया? 30 वोल्ट। तो इस 10 में 30 में से 10 वोल्ट इसको मिले तो बल्ब को कितने मिल रहे होंगे? 20 volts. Now does this make sense? So which voltage are we going to use if you want to find the power of the bulb? We are going to use 30 volts, 10 volts या 20 volts? Good. अब समझ में आया? Okay, great. तो मैं use कर रहा हूँ formula number 2. Power is current into voltage. If I want to find the power of the bulb, then current of the bulb and potential difference across the bulb only. So 5 into 20, what do we get? 100 watts. This is the power of the bulb. क्या ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? आ गई है? ग्रेट हो गया। Okay, but now let's try and find the same power of the bulb using formula number 3. So power of the bulb, I square R, resistance of the bulb, current that's going in the bulb. अब एक और प्रॉब्लम है. Do we know the resistance of the bulb? Do we know the resistance? No. Can we find resistance of the bulb? अगर हमारे पास बल्ब का वोल्टेज भी है, बल्ब का करंट भी है, तो कैसे निकालेंगे? Very good. Ohm's law equation. So let's find out the resistance of the bulb first. So I'll find that R V upon I, right? अभी मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ समझ में आए कि यार ये तीनों यूज हो सकते हैं. Okay, what is the voltage of the bulb? 20. What is the current of the bulb? 5. क्या इस वक्त बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है? 20 upon 5, 4 ohms. Yes or no? तो ये एक एक्स्ट्रा वर्किंग कर ली मैंने. अब क्या करूंगा? 4 ohms को यहाँ पुट कर दो. आगे ना रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब आ चुका है. और इज दैट अंडरस्टूड? हमने रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाली ओम्स लॉ इक्वेशन से. बल्ब की वोल्टेज पता है, बल्ब का करंट पता है, बल्ब की रेजिस्टेंस इस वक्त है 4 ohms. राइट? तो अब मैं यूज करूंगा ये फॉर्मूला I square R. I square R, right? That's the power of the bulb. What is the current that's going in the bulb? 5 amperes. What is the resistance of the bulb right now? 4. What is 5 square? 25. What do we get? 100 watts. समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? आप बोलेंगे सर आप तीनों से क्यों करवा रहे हैं, एक से करवा लें? नहीं, पहली दफा आपको तीनों तरीके से करवा रहा हूं ताकि यू नो कि हाउ टू अप्लाई दीज फॉर्मूला. समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये इरेज कर दो. द लास्ट फॉर्मूला. व्हाट इज द लास्ट फॉर्मूला? लास्ट फॉर्मूला इज फॉर्मूला 4. P equals to V square upon R. Okay, which voltage should we use? If you want to find the power of the bulb, voltage across the bulb, how much is this? 20 square. And what is the resistance of the bulb right now? 4. You know 20 square कितना होता है? 400 upon 4. The answer is, क्या ये समझ में आया? चारों ये फॉर्मूले यूज कैसे करते हैं समझ में आए? तो बस एक चीज का ख्याल रखना है, वोल्टेज वाला फॉर्मूले का बहुत ख्याल रखना है. ये वोल्टेज इज नॉट जस्ट एनी वोल्टेज, इट इज द वोल्टेज ऑफ दैट अप्लायंस जिसकी आप लोग पावर फाइंड. इजी या डिफिकल्ट? ठीक है. सिर्फ इसमें डिफिकल्टी क्या है, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं? दे पुट एनी वोल्टेज दैट दे सी, दे पुट एनी करंट दैट दे सी एंड अप्लाई द फॉर्मूला. दैट्स नॉट व्हाट यू हैव टू. ठीक है, इसका ग्रेट. अच्छा जी, तो ये तो हो गया. नाउ अब हम क्या करने वाले? कॉस्ट. याद है मैंने कल बताया था आप लोग कितने महंगे पड़ते हैं. सिर्फ एक दिन आप लोग एसी में सोते हैं तो उसका एक रात का कितना बिजली का खर्चा होता है. लेट्स फाइंड आउट. तो मैं इरेज कर दूं. ओके ग्रेट. आप लोगों ने कभी अपने घर का बिजली का बिल देखा? कितने यूनिट्स, उसके यूनिट्स ही होते हैं, उसके यूनिट्स ही होते हैं. कभी देखा है कितने यूनिट्स आते हैं? देखा है. हाँ, दूर से देख के बस अब्बा को पकड़ा दिया. योर कंसर्न जी. हाँ अच्छा, वो अच्छा स्विच पे लगा देते ताकि घर वालों को थोड़ा रिमाइंड होता रहे.
तो देखो उसका जो यूनिट होते हैं ना, तो मैं आज बता रहा हूँ, आज आप लोग घर जाके वापस से देखिएगा, ठीक है। तो आज आप बहुत एक रिलेटेबल चीज पढ़ो जिसको आप लाइफ में रिलेट कर पाओ, ठीक। सो पहली चीज मुझे बताओ, ये जो फॉर्मूला है इसमें अगर मैं एनर्जी को सब्जेक्ट बना लूं, सब्जेक्ट बनाने का मतलब अकेला कर लो, बाय द वे जरा यूनिट्स बताना सबके मुझे। पावर का ऐसा यूनिट वॉट्स, इसका जूल, इसका सेकंड। 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकंड। अगर मैं एनर्जी को सब्जेक्ट बना लूं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। यस और नो? ये आपको पता है हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो पावर कंजम्पशन पे नहीं, एनर्जी की कंजम्पशन पे आता है। आपने पूरे महीने में कितनी एनर्जी हमसे खरीदी। के इलेक्ट्रिक आपको एनर्जी सेल करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेल करता है। यस और नो? उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप 1 सेकंड में कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। उसको बोल रहे भाई पूरे महीने में भले आपने 29 डेज कोई खर्च नहीं की, आपने दिन इतनी हैवी अप्लायंस यूज कर ली जिसकी पावर बहुत ज्यादा, अल्टीमेट कितनी एनर्जी आपने हमसे खरीदी उसका बिल चार्ज कर। So when we are charged the bill, it's on energy consumption. It's on. So we are going to find out how much energy is consumed by this 1 ton, 1.5 ton AC. Okay. Cost calculation. So जरा मुझे units बताओ. इसके units क्या होंगे? Joules. Can I also say 1 joule is equals to 1 watt into second. 1 joule is 1 watt into second. बिल्कुल वैसे ही जैसे 1 watt was equal to 1 joule upon second, 1 joule will be equal to 1 watt. So एक साइड लाइंस पे एक बात समझ में आ गई कि यार वॉट सेकेंड, वॉट इनटू सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यस और नो? वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, बट व्हेन वॉट इज मल्टीप्लाइड बाय टाइम का यूनिट, इट बिकम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। मेक सेंस? पावर का यूनिट मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट बिकम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी। ग्रेट। सोना नहीं है, जागते रहना। आज तो आप स्कूल से भी नहीं आए। ये सही है, फैन का कोई इशू नहीं। ओके चल, अब मेरी बात गौर से सुननी है सबने, बहुत गौर से सुननी है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज राइट डाउन अ क्वेश्चन। लेट्स डू अ क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है, मैं डिक्टेट करा रहा हूं, लिखो। अब 1500 वॉट, 1500 वॉट, इसको मैं 1.5 किलोवाट भी बोल सकता हूं, बिकॉज वी ऑल नो, पहली क्लास ली थी हमने कन्वर्जन की, मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, यू विल गेट 1500। और 1.5 किलोवाट या 1500 वॉट एसी is switched on, is switched on for कितनी देर के लिए चलाते हैं भाई इस रात? कितने बजे से? हाँ 1 आवर ओनली, 1 आवर, फिर बंद कर देते हो आप लोग। वेरी गुड, 1 आवर, वेरी नाइस। लेट्स से आई स्विच इट ऑन फॉर 8 आवर्स, लेट्स, है ना, 8 आवर्स, हाँ मोर देन दैट आई। तो लेट्स से 8 आवर्स कर लेते हैं रफली, लोग चलाते हैं फॉर 8 आवर्स। हाउ मेनी आवर्स? 8 आवर्स, पूरी रात चला लिया, सही, या आधी रात चला, 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स स्लीप कहते हैं ना ये लोग आजकल, 8 घंटे की नींद। तो 1500 वॉट का एसी चला है 8 घंटों के लिए, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी, ये पार्ट ए, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, if you want electrical energy, calculate the electrical energy consumed or converted in, बस खाली इतना ही, 8 आवर्स, इतना ही। इन 8 घंटों में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने खरीदी के इलेक्ट्रिक से? बिल आप महीने के एंड में दोगे ऑब्वियसली, ये हमें फाइंड करना है। सो कौन सा फॉर्मूला पिक करेंगे? फॉर्मूला नंबर 1 जो पावर का था वही, बस किसको सब्जेक्ट बना लेंगे? हाँ, किसको सब्जेक्ट बना लेंगे? ई को, एनर्जी को सब्जेक्ट बना लो, फॉर्मूला हो जाएगा पावर इनटू टाइम। अग्रीड, दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। कितने पावर का एसी था? 1500 वॉट्स का था। कितनी देर के लिए ऑन किया? 8 आवर्स के लिए। तो क्या टाइम में 8 लिखूंगा या शुड आई कन्वर्ट इट इनटू सेकंड्स? Into seconds, because what is the SI unit of time? Seconds. So let's convert. Who can tell me, who remembers the first class when we, before static electricity, remember we did conversions?
टाइम कन्वर्जन। तो अगर आपको याद हो, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, यस और नो? आवर से मिनट्स में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, मिनट से सेकंड में जाने के लिए फर्दर मल्टीप्लाई बाय 60, और अगर पीछे डेज होता तो 24। अभी डेज की कन्वर्जन नहीं है, ठीक है? So what I should do is 8 hour multiply by 60 multiply by these many seconds. 8 hours में इतने सारे सेकंड्स होते हैं जो आप सोते रहते हैं. How much? Are you just telling me the time or the whole thing? Only this much is how much? 28,800 seconds. इतनी सेकंड्स होते हैं 8 घंटों में, 28,800. और जब इसको 1500 से मल्टीप्लाई करो तो कितने जूल्स ऑफ एनर्जी खर्च हुए? How much? 4, 3, 2 and then 6 zeros. 6 zeros, right? So 432 million. 60 means million. 432 million or probably 0.432 billion joules. 50? Okay. फिर भी it's a very big number. 43 million joules energy is consumed in just one night for just AC. अभी फैन नहीं है, ट्यूबलाइट्स नहीं है, समझ में आ रही बात है? रूम का किराया नहीं है जो आपके अब्बा ने आपको दिया, वो भी कैलकुलेट करना है. बट ये बहुत ही बड़ा नंबर है, और जब भी इतने बड़े बड़े आंसर आते हैं तो हम पता है क्या करते हैं? हम एक नए यूनिट्स बनाते हैं, बड़े यूनिट्स बनाते हैं ताकि वैल्यूज बोलने में आसान रहे. अब देखो ना, इतने मिलियन बोलते हुए अच्छा लग रहा है नहीं? सो आई वांट स्मॉलर नंबर्स, तो उसके लिए आई नीड टू क्रिएट अ बिगर यूनिट. सही है? बिल्कुल वैसे ही जैसे 3000 मीटर्स बोलने के बजाय वी कैन से 3 किलोमीटर्स. बार बार 3000 बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, बिगर यूनिट इन्वेंट किया, 3 किलोमीटर, राइट? इसी तरह यहाँ पे भी वी विल इन्वेंट अ बिगर यूनिट. और वो पता है क्या है? प्लीज गौर से सुनना है. जब पावर को एसआई यूनिट यानी कि वॉट्स में सब्स्टिट्यूट करो और टाइम को उसके एसआई यूनिट यानी कि सेकंड्स में सब्स्टिट्यूट करो, तो एनर्जी अपने एसआई यूनिट यानी कि किस में आती है? जूल्स में. राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर मुझे इतना बड़ा नंबर पसंद नहीं है तो सुनो मैं क्या कर रहा हूं, प्लीज गौर से सुनो. अगर पावर को मैं सब्स्टिट्यूट करूं किलोवाट्स में और टाइम को सब्स्टिट्यूट करूं, टाइम का बड़ा यूनिट बताओ, सेकंड से बड़ा यूनिट क्या है? मिनट्स. मिनट से भी बड़ा यूनिट क्या है? आवर्स. अगर मैं टाइम को सब्स्टिट्यूट करूं आवर्स में तो ये एनर्जी का एक बिगर यूनिट बन जाएगा और उसका नाम है किलोवाट आवर. क्या नाम है? किलोवाट आवर मींस किलोवाट मल्टीप्लाइड बाय आवर. So a very good question in MCQ is ये किस चीज का यूनिट है? किलोवाट किस चीज का यूनिट है? एनर्जी या पावर? पावर. किसका यूनिट है? पावर. बट जब ये पावर का यूनिट टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये किस चीज का यूनिट है? एनर्जी. तो इन एमसीक्यूज वो क्वेश्चन पूछता है, बताओ ये kWh किसका यूनिट है? तो मोस्ट स्टूडेंट्स राइट ये पावर का यूनिट है, बिकॉज़ द फर्स्ट थिंग दैट दे सी इज किलोवाट्स एंड दे थिंक इट्स पावर. दे डू नॉट, दे इग्नोर टाइम मल्टीप्लाई. क्या ये बात समझ में आ रही? समझ में आ रही? बिकॉज जो हमें एक बड़ा बड़ा यूनिट बनाना था. अब यही आंसर मिलियन से कम होके 20, 16 ऐसा कुछ हो जाएगा, छोटा सा नंबर हो जाएगा. समझ आ रही बात? ओके. अब मैं एक क्वेश्चन खुद से अज्यूम कर रहा हूँ कि एग्जामिनर और क्या दे सकता है, तो आप लोगों ने बताना ये किस चीज का यूनिट है. ठीक है, जरा बोर्ड पे देखो. ये किस चीज का यूनिट है आपको पता है? दिस इज स्मॉल एम, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जामिनर पढ़ने नहीं आएगा. दिस स्मॉल एम इज मिली, डब्ल्यू इज वॉट, एम आई एन इज मिनट्स. मिली वॉट मिनट्स किस चीज का यूनिट होगा? मिली वॉट इज पावर का यूनिट, minutes is time का unit. Whenever power का unit gets multiplied with time का unit, it becomes a किसका unit बन जाएगा? This whole thing is a unit of energy. Whenever power का unit gets multiplied with time का unit, it becomes a unit of energy. Yes or no?
ये सिर्फ फॉर्मूला की अच्छी जानकारी हो तो पता चल सकती है बात, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो अब मुझे बताओ किलोवाट आवर किसका यूनिट है, एनर्जी का। तो पार्ट ए में आपने एनर्जी कंज्यूम की, अब क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं मैं, क्वेश्चन के आगे वर्ड ऐड कर लूं, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम इन जूल्स एंड इन किलोवाट आवर। ये क्वेश्चन कंप्लीट करो, फाइंड द एनर्जी कंज्यूम इन जूल्स एंड इन किलोवाट आवर। तो जूल्स वाला आंसर तो आ चुका है, लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर्स। नाउ वी विल गेट लेसर डिजिट्स, ये जो इतने मिलियंस में आंसर आया था, अब इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, बट इट विल मीन द सेम थिंग। जैसे मैं बोलूं 60 मिनट्स और मैं बोलूं 1 आवर, एक ही मतलब है, अलग अलग मतलब है। 60 मिनट्स बोलूं और 1 आवर बोलूं, तो इसी तरह इतने जूल्स बोलो या अब जो किलोवाट आवर्स बोल रहे हैं वो बोलो, एक ही बात है, यूनिट्स अलग। चल तो मुझे बताओ मैं पावर क्या पुट करूं, 1500 पुट करूं या 1.5? 1.5, क्योंकि दिस टाइम आई वांट द पावर टू बी सब्स्टिट्यूटेड इन किलोवाट। हाँ, डिवाइड बाय 1000, अगर वॉट्स में दिया हुआ हो डिवाइड बाय 1000 यू गेट किलोवाट, कोई चीज वॉट्स में दी हुई है डिवाइड बाय 1000 यू गेट किलोवाट, और किलोवाट्स में दी हुई है मल्टीप्लाई बाय 1000 यू गेट वॉट्स, ठीक है। टाइम मारिया किस क्या रखूं, व्हाट टाइम शुड आई सब्स्टिट्यूट, हाउ मच टाइम शुड आई सब्स्टिट्यूट है। ये एसी कितनी देर के लिए ऑन हुआ था, 8 hours, so do I need to convert or just put 8 here? Why? Because I was supposed to put time in hours. Now can you calculate it for me, what is 1.5 into 8? करो 12, the answer is 12, और यूनिट क्या है, किलोवाट आवर्स। अब मुझे बताओ कौन सी वैल्यू बोलना आसान है आप लोगों के लिए, 12 या 43 पता नहीं मिलियन टू 100, इतने इतने मिलियन बोलना अच्छा लगेगा, आसान है, या 12 किलोवाट आवर बोलना आसान है। दैट्स व्हाई दिस बिगर यूनिट वाज इन्वेंटेड। समझ आई, ताकि आप बोलो भाई मेरे घर का बिजली का बिल है 12। तो हर रात आपको पता है, एक और नोट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट है 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट। हमारे घरों में, ये बहुत ही अहम बात बता रहा हूं मैं, हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसके यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स। जैसे 800 यूनिट्स अगर आया बिजली का बिल, इसका मतलब है यू हैव कंज्यूम 800 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी, व्हिच मींस यू हैव कंज्यूम 800 किलोवाट का कोई अप्लायंस यूज किया 1 घंटे में, तो पूरे महीने का बिल 800 यूनिट्स आया। समझ आ रही बात कि नहीं? ओके ग्रेट। तो हर रात को अगर आप 8 घंटे के लिए 1.5 टन का एसी चलाते हैं तो आप कितने यूनिट खर्च करते हैं, 12। इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो तो पूरे 30 दिन का आ जाएगा। करो जरा एक सेकंड, 30 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा 360 यूनिट्स एक रूम, यूनिट मींस किलोवाट आवर्स, 360 किलोवाट आवर्स और 360 यूनिट्स सेम। हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट आता है, वो किलोवाट आवर होता है। सो अगर एक रूम 30 डेज के लिए रोज रात को एसी चलाएगा 1.5 टन का 8 घंटे के लिए, तो कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, 360। एक रात के कितने कंज्यूम हुए थे, 12। 30 से मल्टीप्लाई करो। नाउ लेट्स फाइंड आउट पैसा, पैसा कितना खर्च हो, तो वो पार्ट बी है। प्लीज राइट डाउन पार्ट बी, पार्ट बी लिखो। किसी को पता है आजकल कराची में एक यूनिट कितने का है? अच्छा बाय द वे, इस चीज का मकसद आप लोगों को एम्बैरेस करना नहीं है। आई नो कल से आप लोग थोड़ा थोड़ा एम्बैरेस थोड़े से हो रहे हो, बिल्कुल थोड़े से नहीं हो रही, आप होना चाहिए, थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। हाँ वैसे एम्बैरेस नहीं होना चाहिए, बट एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। द पर्पस इज नॉट टू मेक यू गाइस एम्बैरेस, बट टू बी रिस्पॉन्सिबल, दैट if this is being invested on us then we need to do something bigger, right? So part B लिखो। हाँ कौन, हाँ तो who's making it? हाँ करना पड़ जाएगा, बिल्कुल सही है। चलो पार्ट बी लिखो, इफ 1 किलोवाट आवर costs, if 1 किलोवाट आवर costs, और मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन आई थिंक इसके अलग अलग स्लैब्स होते हैं। अगर आपने
आप कम बिजली खर्च करने वाले हैं, आपको 1 यूनिट सस्ता पड़ता है, गवर्नमेंट का ये रूल है। बट एवरेज लगा लेते हैं 50 रुपीज, वैसे तो आई थिंक ज्यादा है, बट 50 रुपीज पकड़। इफ 1 kWh कॉस्ट 50 रुपीज, comma, calculate the cost of using this AC for 8 hours. Calculate the cost of using this AC for 8 hours. Calculate the cost of using this AC for 8 hours. जी भाई, अब कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मेथड। क्या करना है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो देखो बी का आंसर चेक करो, यहां पे लिख रहा हूं एनर्जी इन किलोवाट आवर, यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट इन रुपीज। अग्री? अग्री? What is 1 kWh equal to how many cost? How many rupees? 50 rupees. Yes or no? This will be given by the examiner. तो हमने कितने किलोवाट आवर कंज्यूम किए हैं? 12 किलोवाट आवर। दिस विल बी हाउ मेनी रुपीज? इसको बोल दो x। तो x into 1 equals to 12 into 50. The answer is 600 rupees. It's okay? हाँ सही है। आप लोग बोलेंगे एक दिन कॉफी नहीं पियेंगे हम लोग, अपनी जो सोसाइटी के प्रेशर में जो हम कॉफी पीने जाते हैं अलग अलग जगहों पे, वो हम नहीं पियेंगे क्या? नहीं, वैसे 50 के आप 70 रुपीज होगा, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। ठीक है, मैं तो जो बिल होता है हम दे देते हैं। हाँ, आप 8 आवर्स में 600 रुपीज कंज्यूम कर, 600 रुपीज। यस, तो अब इसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर लो, तो कितना हो गया? 18,000 रुपए। 18,000 रुपए आपके एक रूम के एसी का बिल आता। अगर 50 रुपए यूनिट है तो मेरे हिसाब से शायद ज्यादा होगा, मेरे हिसाब से ज्यादा है, 50 रुपीज नहीं है। ठीक है, तो अगर 50 भी है तो भी 18,000 रुपए एक महीने का सिर्फ एक एसी का बिल, वो भी सिर्फ रात को ऑन करने, जो फैन है, लाइट्स है, ठीक है। चलो हमें क्या बात करना, डू वी अंडरस्टैंड दिस? 1 किलोवाट आवर मींस 1 यूनिट। ठीक है, अगर एक यूनिट 50 रुपए का, तो आज आप लोग क्या करोगे पता है? सबसे पहले घर जाके अब्बा से पूछ लोगे वैसे आजकल यूनिट कितने का चल रहा है। उसके बाद क्या करोगे? देखोगे घर में 1.5 टन का एसी लगा हुआ है, कौन सा लगा हुआ? 1.5 टन का तकरीबन 1500, वरना गूगल पे जाके लिख लेना हायर 1.5 टन एसी इज हाउ मेनी वॉट्स, गूगल बता देगा, और फिर कैलकुलेट कर। ठीक है, तो होमवर्क ये है आज का, यू हैव टू फाइंड आउट जो भी बिजली पंखे आप यूज कर रहे हैं सबकी पावर देखो, लिखी भी होती है, वरना गूगल कर और पता करो कि कितना बिल आता है, कितने महंगे पड़ते हो आप घर वालों। ठीक है, जस्ट ऑन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो ये था हमारा न्यूमेरिकल पार्ट विच इज डन। नाउ आई एम मूविंग टू द थ्योरेटिकल पार्ट। सही, मैं इरेज कर दूं, मैं इसको भी पॉज कर लेता हूं। अच्छा, सो नाउ वी आर डूइंग द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ किया है, और इस सर्किट में कितनी वायर्स नजर आ रही है? ये कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव टर्मिनल, राइट। ये कौन सा टर्मिनल है सेल का? नेगेटिव टर्मिनल, राइट। और आपको पता है सेल के ऊपर अगर लिखा हुआ हो 3 वोल्ट, क्या लिखा हुआ हो, इसका मतलब पता है? बोर्ड पे देखो, इसका पता है क्या मतलब? इसका मतलब है इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो है पॉजिटिव 3 वोल्ट पर, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो है 0 वोल्ट पर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीस टू? व्हाट इज 3 माइनस 0? 3। इसका मतलब होता है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है इज गोइंग टू बी 3। इसका ये भी मतलब हो सकता है, प्लीज गौर से सुनना, वैसे ये ओ लेवल्स में ऐसा नहीं पूछते, लेकिन फिर भी इसका मतलब होगा कि अगर ये है लेट्स से 7 वोल्ट पर, और ये पता है कितने पर है? ये पॉजिटिव 7 पर है, ये पॉजिटिव 4 वोल्ट पर। नेगेटिव टर्मिनल इज आल्सो एट पॉजिटिव 4 वोल्ट। लोअर पोटेंशियल, दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? 7 माइनस 4 हाउ मच? 3। तो 3 वोल्ट का ये भी मतलब हो सकता है। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ही करंट निकलेगा, तो ही करंट फ्लो होगा। ये हमें बात याद है कि नहीं याद है? जब मैंने याद है पहली क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी वाटर की एग्जांपल दी थी, जब प्रेशर डिफरेंस होगा तो वाटर फ्लो, हाई प्रेशर होना चाहिए और एक जगह पे लो प्रेशर होना चाहिए। सो व्हेनेवर देयर इज, अच्छा मुझे एक बात बताओ, कुसुम आप बताना, व्हाट इफ दिस इज आल्सो एट +7 वोल्ट्स, व्हाट विल हैपन नाउ? Will there be any current or no current? No current. Why? Because sir,
यहाँ पे भी हाई प्रेशर है, यहाँ भी हाई प्रेशर है, पानी ना यहाँ जा सकता है ना यहाँ. So for current to flow, there must be a potential difference, right? It flows from a higher potential to a lower potential. So let's say this cell is of 3 volts, which means this is at 3, this is at 0. Current is going to go from a higher potential to a lower potential. Okay? चलो अब सवाल ये, हाँ बिल्कुल. अब पता है ये जो जीरो वाली साइड है ना, ये पता है कहां तक जीरो है? ये फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये पूरा अप्लायंस के आखिरी अप्लायंस से लेके यहाँ तक जीरो है. और ये जो 3 है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा हाई पोटेंशियल रीजन है, ये पूरा का पूरा लो पोटेंशियल. सो दैट्स व्हाई करंट गोज अक्रॉस द रेजिस्टर, वरना करंट जाएगा ही नहीं रेजिस्टर के अक्रॉस. अब सवाल ये है, ये जो वायर है जो करंट को मेन सप्लाई से लेके सर्किट तक लेकर आती है, इस वायर का नाम है लाइव वायर, या इसको लाइन वायर भी बोलते हैं. लाइन वायर या लाइव वायर, ठीक है. So what is the definition of live wire? Let's write it down. Please write down the star definition of live wire. देखो, it is a wire at high voltage. ये वो वायर होती है जो हाई वोल्टेज पर होती है. It is a wire at high voltage. और इसको यूं भी हाई वोल्टेज, फुल स्टॉप, और नहीं फुल स्टॉप करके लिखो. देखो, it brings the current in the circuit. It is the wire at high voltage. और इसका पर्पस क्या है? It brings the current in the circuit. It is the wire at higher voltage. और दूसरा पॉइंट क्या है? It brings the current in the circuit. Agree? ये वायर मेन सप्लाई से लेके सर्किट में करंट लेकर आती है. इसका काम है सर्किट में करंट लेकर आना. ये जो वायर है इसका क्या नाम बताया? न्यूट्रल वायर. इसके बारे में भी लिख लो. क्या ये हायर वोल्टेज पे होती होगी वायर या लोअर वोल्टेज पे होती होगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द न्यूट्रल वायर? लोअर वोल्टेज, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस है. देखो, इट इज द वायर एट जीरो, इट इज द वायर एट जीरो और अ लोअर वोल्टेज. इसको लाइव के मुकाबले में कम वोल्टेज पे होना चाहिए. इट इज द वायर एट जीरो और अ लोअर वोल्टेज. फुल स्टॉप. It brings the current back to the main supply. Yeah, it is used to return the current. ये करंट को वापसी का रास्ता देती है. It is used to bring the current back to the main supply. ये भी बोल सकते हैं it is used to complete the circuit. इसके बगैर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा. So क्या लाइव वायर ही काफी है या लाइव एंड न्यूट्रल दोनों जरूरी होती हैं आपके ख्याल से? What do you think? Is live wire enough? No. We need a lower potential wire, otherwise current won't flow. Right or wrong? So we need live. ये दोनों essential wires हैं. किसी भी सर्किट में जब तक सर्किट में करंट नहीं फ्लो करेगा, जब तक लाइव और न्यूट्रल कोई ना हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल नहीं होगा, सर्किट इनकम्प्लीट. मेन सप्लाई, दिस इज द मेन सप्लाई. सेल, पावर सप्लाई, मेन सप्लाई, सॉकेट. ओके, यहां तक बात क्लियर है? Now let me tell you a problem. तुम बेटा फोन प्लीज साइड पे कर. Just 10 more minutes. 10 more minutes, okay? सुनो, अब एक प्रॉब्लम है. ये बंदा है, इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है मिस्टर कानून. क्यों इसका नाम कानून क्यों होगा? क्योंकि कानून के हाथ लंबे होते हैं. और look at his arms. कितने बड़े हाथ है? क्योंकि मैंने लंबे हाथ बनाए, इसलिए मैंने इसका नाम कानून रखा है. खैर जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो रखो. बट ये बंदे के हाथ किस पे लगे हुए हैं? इस केसिंग पे लगे हुए. कैन यू सी दैट? और ये है मेटल केसिंग. कौन सी केसिंग है? मेटल. मेटल के बारे में क्या खास बात होती है? बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यस और नो? इट लेट्स द करंट पास थ्रू. यस और नो? ग्रेट ग्रेट ग्रेट. माइक चलना चाहिए. ओके, अब मुझे बताओ, अगर खुदा न खास्ता ये जो लाइव वायर है, काफी अर्सा अप्लायंस इस्तेमाल होने की वजह से कुछ भी हो गया, जिसकी वजह से इसकी लाइव वायर अगर गलती से मेटल केसिंग को टच कर जाए, कैन यू सी लाइव वायर मेटल केसिंग को टच कर रही है? हो सकता है ना, वेयर एंड टेयर हो गया, कोई अप्लायंस गिरी
लाइव वायर नट से बाहर निकल गई और मेटल केसिंग को टच कर गई, होता है ना। अब क्या होगा, इस बंदे का हाथ मेटल केसिंग के ऊपर है, प्लीज गौर से सुनना, बहुत खौफनाक दर्दनाक स्टोरी। और अर्थ जो है, अर्थ 0 वोल्ट पर होता है, अर्थ इज एट अ लोअर वोल्टेज, यस और नो। अर्थ हो, अगर आप अर्थ से कनेक्टेड हो, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अर्थ इज एट अ 0 voltage, now you will act as a neutral wire. Now what will happen, please गौर से सुनो, द करंट आया, लाइव वायर मेटल केसिंग को टच किया, अब करंट के पास दो ऑप्शन है, या तो न्यूट्रल वायर के थ्रू चला जाए, या आपके थ्रू, या रेजिस्टर के थ्रू होता हुआ थोड़ा चला जाए। लेकिन क्योंकि आपने मेटल केसिंग को टच किया हुआ है, तो सारा का सारा करंट मेटल केसिंग में है, और वो आपके थ्रू कहां चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा। दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड अर्थिंग, व्हिच वी स्टडीड इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रिमेंबर। अर्थ टेक्स द इलेक्ट्रॉन्स और गिव प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स आल्सो, बेसिकली कंडक्ट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और इनके बाल जो है पहले जो ऐसे थे वो अब ऐसे हो जाएंगे। He will become a special kind of cute. What is that kind of cute called? Very good. Electrocute. Nothing to be happy about. Electrocute. ठीक है. He'll become a special kind of cute also. Now, अब पता है क्या होगा, इससे कुछ consequences हैं और इससे बचने का हल है। यहाँ पे मैं क्लास एंड करूंगा और फिर जो इसका एक और सेफ्टी के बारे में कुछ बातें वो हम भले अगली क्लास में पढ़ लेंगे कि वायर्स कैसी होनी चाहिए एक्सेट्रा, वो आसान बात है। लेकिन ये अब जो मैं बात बता रहा हूँ अब वो बहुत टेक्निकल है, इसलिए आई वांट 100% अटेंशन। वो मैं नोट्स दे दूंगा उसमें लिखी हुई, लेकिन अब जो मैं अगले 5 मिनट बाद बताऊंगा ना, इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज अंडरस्टैंड करने वाली है। सही, मैं क्लास के एंड में बता रहा हूँ बट आई वांट फुल अटेंशन, तो सुनो गौर से। तो डू वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद द मेटल केसिंग? ये प्रॉब्लम कब अराइज हुई है? अगर गलती से लाइव वायर कौन सी केसिंग को टच कर जाए? आउटर मेटल केसिंग को। द वर्ड आउटर मेटल केसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर मार्किंग की में बोल्ड करके लिखता है, बच्चे ने ये लिखा हुआ होना चाहिए, आउटर मेटल केसिंग। क्वेश्चन टू यू, व्हाट इफ द केसिंग वाज मेड ऑफ प्लास्टिक? तो क्या कोई प्रॉब्लम था? नहीं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था सर। तो अच्छा है, अप्लायंस किसकी होनी चाहिए? प्लास्टिक, वुड, नॉन कंडक्टर की होनी चाहिए। लेकिन तो अगर जो अप्लायंस है उसकी आउटर केसिंग मेटल की है, तो अब हमें क्या, अब हमें किस चीज का खतरा है? अगर गलती से केसिंग लाइव हो गई, इसको बोलते हैं केसिंग लाइव हो गई। अगर लाइव वायर केसिंग को टच कर जाए तो इसको बोलते हैं केसिंग हैज बिकम लाइव। मतलब ये नहीं वो जिंदा हो गई, उसको बोलने का तरीका है। तो और अगर आपने उसको टच कर दिया और आप जमीन पे खड़े हुए तो आप भी क्यूट हो जाएंगे। कौन से वाले? इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएंगे। सही। तो इससे बचने के तरीके क्या है, यहीं पे मुझे जरा सजेस्ट कर दो, कैसे बचा जाए? सॉरी, अच्छा इसको टच ही ना करो, लेकिन लेट्स से फ्रिज है, खोलना भी है, क्या करें? खोलना है। और हमें तो नहीं पता था भाई कि इस वक्त लाइव हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। घर में रबड़ के शूज पहन के घूमे। कौन से शूज पहन के घूमे? रबड़ के। क्यों? आप अर्थ से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, वरना क्योंकि रबड़ इज अ बैड कंडक्टर, पहला। अब बोले हर वक्त तो आप नहीं पहन सकते, है ना, हर वक्त तो नहीं पता है ना भाई, रबड़ के शूज पहन के घूमो घर में, हर जगह रबड़ के शूज। दूसरा, अप्लायंस कौन सा यूज करो जिसका केसिंग प्लास्टिक का। लेकिन अगर ये दोनों ना, जी सॉरी, हाँ केसिंग रबड़ की कर लो, वेरी गुड, लेकिन कितना कर लोगे? कपड़े से पकड़ लो, कपड़ा इज ऑल्सो बैड करना, ठीक। लेकिन आओ क्यों ना एक और पढ़ा लिखा तरीका करें, जो क्या करे, आपने नहीं भी पहने हो रबड़ के शूज केसिंग में, तो भी मसला हल हो जाए। तो वो हम स्टैंडर्ड तरीका उन्होंने बना लिया। हर किसी को कहाँ समझाएंगे रबड़ के, यार ये करो, पूरी दुनिया के लोगों को तो नहीं समझा सकते। तो इसका हल सुनो, क्या हल सुनो, हल ये है कि आप क्या करो। अच्छा बाय द वे एक बात बताओ, हल पे जाने से पहले एक और बात बताओ। जैसे ही आप इलेक्ट्रोक्यूट हो गए, ठीक है, इसका हल ये है, सॉरी बल्कि हल सुनो, हल ये है कि आप इस मेटल केसिंग के साथ एक और वायर लगाओ और उसको अर्थ के साथ कनेक्ट करो। किसके साथ कनेक्ट करो? अर्थ के साथ। हमेशा ये करके रखो, जब भी मेटल केसिंग है उसकी मेटल केसिंग को एक एक्स्ट्रा वायर यूज करो जो अर्थ के साथ कनेक्टेड हो। अब कैसे बचा जाएगा ये सुनो, अब कैसे फायदा। दिस इज कॉल्ड एन अर्थ वायर। व्हाट इज दिस कॉल्ड? अर्थ wire. It's not a necessary wire for the circuit. Necessary wires were only live and neutral. ये एक एक्स्ट्रा वायर है जो सेफ्टी के लिए है।
जो सिर्फ जब ऑपरेशनल होगी जब गलती से लाइव वायर मेटल केसिंग को टच कर जाए। लेकिन ये अब इंसान को कैसे बचाएगी, क्या आप लोग गेस कर सकते हो? कैन यू गाइस गेस हाउ विल दिस अर्थ वायर सेव दिस ह्यूमन बीइंग? यू नो हाउ? नाउ द करंट हैज टू ऑप्शंस, either to pass through Mr. Kanu or to pass through the earth wire. Current has how many options? Two options to go to the ground. Which route the current will take? Can you guys guess? The earth wire. Why? Current को पता है इंसान को बचाना है, इसके छोटे छोटे बच्चे. It has this. Okay. What do you think? ओके मुझे बताओ करंट कौन सा पाथ लेना पसंद करता है, हायर रेजिस्टेंस वाला या लोअर रेजिस्टेंस वाला? लोअर रेजिस्टेंस. रिमेंबर करंट टेक्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस. ये अर्थ वायर हम बनाते हैं जिसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 ओम्स हो. कितनी ओम्स हो? ऑलमोस्ट. और आपकी रेजिस्टेंस 0 तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो है. सो मोस्ट ऑफ द करंट पासेस थ्रू अर्थ वायर बिकॉज इट इज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस दैट इज डेलिबरेटली मेड of a least resistance wire, and very less current goes through you, so you get a little pinch जिससे आपका बाल हल्का सा हिलता है बस, और उससे ज्यादा कुछ नहीं. so this earth wire is savior of mankind. और आपको पता है 3 पिन प्लग में जो ये वाला प्लग होता है वो होता है अर्थ वायर. और आपने देखा है ज्यादातर प्लग्स में 3 पिन नहीं होता, 2 पिन होता है ना, क्योंकि जो जरूरी है वो 2 पिन ही है, लाइव एंड न्यूट्रल. लेकिन एसी हो गया, जो बड़े अप्लायंसेस होते हैं उसमें 3 पिन होता है, क्योंकि वहां पे अगर करंट लगा तो वो क्यूट बहुत खतरनाक क्यूट होगा, वो इलेक्ट्रोक्यूट बचेगा ही नहीं आप. सही दैट. तो जो हायर अप्लायंसेस होते हैं उसमें 3 पिन प्लग्स यूज होते हैं. क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके ग्रेट. सो अर्थ वायर सेव्स द पर्सन. नाउ लास्ट 2 मिनट्स, द मोमेंट अर्थ वायर कम्स इनटू एक्शन, यू नो अ ब्लास्ट हैपेंस. जैसे अर्थ वायर अपना काम दिखाता है तो क्या होता है, एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट के नतीजे में ये जो लाइव वायर है ये ओवरहीट होके मेल्ट हो जाती है. अगर यहाँ कोई फ्लेमेबल मटेरियल है तो आग लग सकती है. ये क्यों होता है? Who can tell me why this happens? The moment earth wire lets the current discharge to the ground, the moment earth wire lets the current discharge to the ground, the live wire overheats and melts or causes fire or blast. क्यों होता है? Remember short circuit? Remember I told you guys short circuit. What was short circuit? If there is a circuit in which resistance is almost 0, see this is Ohm's law equation, yes or no? Now the current has a path which has almost how many ohms resistance? 0. So 0 ohms resistance means infinite current. It means infinite current. So if current gets a path of very less resistance, more current draws from the battery. याद ही हमने पढ़ा था करंट, इसका मतलब डेंजरस है, इसका मतलब अर्थ वायर अकेले नहीं लगानी चाहिए, उसका एक कंपेनियन है, उसको बोलते हैं फ्यूज. क्या बोलते हैं? तो अर्थ वायर इंसान को तो बचा लेगा लेकिन सर्किट को जलाने से नहीं रोक सकेगा. तो अर्थ वायर इंसान को बचाता है, फ्यूज सर्किट को बचाता है, ओवरहीट नहीं होने देता. कैसे? सुनना गौर से. तो ये बात समझ में आई है कि क्यों ज्यादा करंट आया. ज्यादा करंट इसलिए आया क्योंकि सर्किट की रेजिस्टेंस एकदम ड्रॉप हो गई. नाउ मोर करंट ट्राइज टू कम आउट फ्रॉम द बैटरी. ये वायर्स नहीं बने थे ज्यादा करंट के लिए, ये वायर तो वही अपने नॉर्मल करंट के लिए बने थे, इनकी थिकनेस तो कम थी. तो ये ओवरहीट होकर मेल्ट हो गए या आग लग गई. अब अर्थ वायर का दोस्त का नाम क्या बताया मैंने? फ्यूज की शक्ल बताऊं? फ्यूज का सिंबल देखो, ये किस चीज का सिंबल है? फिक्स रेजिस्टर का. इसकी लाइन को अंदर भी शो कर दो, ये किसका सिंबल बन गया? फ्यूज का. फ्यूज एक चौकीदार का काम करता है. किसका काम करता है? चौकीदार का. अनइनवाइटेड गेस्ट. चौकीदार का क्या काम होता है? अनइनवाइटेड गेस्ट या जितने गेस्ट बुलाए उससे ज्यादा गेस्ट को आने नहीं देना, यही होता है. फ्यूज भी लाइव वायर में लगाते हैं कुछ इस तरीके से. प्लीज गौर से सुनो. नजर आ रहा है फ्यूज? अगर ये फ्यूज है 5 एम्पियर्स का, कितने एम्पियर्स का? नॉर्मल सर्किट में करंट आ रहा था 5, तो ये आने दे रहा था. लेकिन जैसे ही अर्थ वायर ने अपना काम दिखाया, जब लाइव वायर टच हो गई इसके साथ और करंट इसमें से गया, जिसकी वजह से सर्किट की रेजिस्टेंस ड्रॉप हो गई, ज्यादा करंट ने आने की कोशिश की,
फ्यूज क्या करेगा, फ्यूज के अंदर एक वायर होती है, ये वायर जल जाएगी और इसका जलना अच्छी बात है। ये जब जल जाएगी तो क्या होगा, करंट का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इट वोंट अलाउ करंट मोर देन 5 एम्पियर। So in that situation fuse will melt, but fuse 2 रुपए का था, सर्किट की वायरिंग 2000 रुपए की। तो फ्यूज भले मेल्ट होके 1-2 रुपए का नुकसान कर दो, बड़ा नुकसान बचा दो। समझ में आ रही बात क्या नहीं? लेसर ऑफ द टू इविल्स, वो कहते हैं ना, यू शुड चूज। तो ये ऐसा ही, मैंने लोगों को देखा है, वो पता है क्या बोलते हैं, सुनो, जिनको फिजिक्स उन्होंने नहीं पढ़ी होती, लेट्स से हमारे साथ हमसे नहीं पढ़ी, वो कहते हैं यार इसके फ्यूज का मसला है, बार बार फ्यूज उड़ जाता है। हालांकि वो तो अच्छी बात है कि फ्यूज उड़ जाता है, फ्यूज उड़ रहा है मतलब वो सही है। मसला किसका है, वायरिंग का इशू है। देखो किस वजह से शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट मतलब जीरो रेजिस्टेंस का पाथ करंट तो क्यों मिल रहा है, चेक करो। फ्यूज का उड़ना बुरी बात नहीं है, फ्यूज का उड़ना तो अच्छी बात है आपके लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने अक्सर लोगों को देखा, कहते हैं यार कोई अच्छी क्वालिटी का फ्यूज लगाओ, बार बार फ्यूज खराब हो जाता है। ओ भाई, फ्यूज खराब हो रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि सर्किट में ज्यादा करंट आ रहा है किसी एबनॉर्मलिटी की वजह से। You go and check that first. Is it understood? So earth wire saves the circuit or human being? Earth wire saves whom? Human being. And fuse saves the circuit. ये जानी नुकसान बचाते हैं, ये माली नुकसान बचाते हैं। माली नुकसान मतलब फाइनेंशियल, वो खराब हो गया। तो फ्यूज के अंदर एक वायर होती है, इलेक्ट्रिशियंस आके देखते हैं फ्यूज को, पूरा सर्किट नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल शुरू में लगा हुआ होता। इसीलिए कहते हैं ये फ्यूज कहां लगा हुआ होना चाहिए, लाइव में या न्यूट्रल में? अमन, अगर ये फ्यूज न्यूट्रल वायर में लगा हुआ होता तो क्या कोई फायदा था? करंट तो फिर भी आता, सर्किट कंप्लीट था, इसको पता ही नहीं है। चौकीदार बैठा हुआ है घर के पीछे वाले कोने और वहां से ज्यादा गेस्ट आ रहे हैं, दरवाजे से आ रहे हैं, इसको कहां होना चाहिए था, जहां एंट्री एंड जहां एंट्री पॉइंट वहां पे होना चाहिए। एंट्री पॉइंट पे चौकीदार को होना चाहिए ना। So all safety devices should be connected on the live wire. Yes, but right now this part of the circuit is not being used. Right now this part of the circuit is being used. So that's why fuse should be connected on the live wire. हाँ, तो फिर करंट को ही कट ऑफ कर देगा, खराब हो जाएगा। अब क्या होता है, जिस घर में फ्यूज भी लगा हुआ हो, अर्थ वायर भी लगी हुई हो, वहां क्या होगा, जैसे ही गलती से लाइव वायर मेटल केसिंग को टच करेगा, एकदम से फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, सर्किट बंद हो जाएगा। क्योंकि अर्थ वायर के थ्रू करंट गया, सर्किट में ज्यादा करंट आने की कोशिश की, फ्यूज मेल्ट हो गया और वो सर्किट बंद हो गया। फिर आपको क्या करना है, बात ही खत्म हो गई। अब आपने इलेक्ट्रिशियन को कॉल करना है, इलेक्ट्रिशियन आएगा। अगर कोई 2 नंबर इलेक्ट्रिशियन हो, सिर्फ पैसे बनाने के चक्कर में एक बड़ा सा फ्यूज लगा देगा, यार अभी चला लेते, 10 एम्पियर का फ्यूज लगा लेते और चला जाएगा, थोड़ी देर चलेगा, फिर वो खराब हो जाएगा, फिर आप उसको बुलाओगे तो वो आप बार बार पैसे बनाएंगे। So do you understand? So you should know, being physics students, what's happening. Okay? अब बिल्कुल लास्ट पार्ट रह गया इस चैप्टर का, जिसमें आई विल टॉक अबाउट कि घर में क्या होना चाहिए, इंसुलेशन कैसी होनी चाहिए, और ट्रिप स्विचेस के बारे में। आई थिंक दैट विल टेक 15-20 मिनट्स. We'll do that in the next class and we'll do past paper questions on practical days. समझ आ गई बात? So this will end finally electricity section. Next Friday that we are going to have is going to be magnetism. Okay.